अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के शबो रोज़ बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज मेरे पास जो शख्सियत मेहमान के तौर पर मदऊ हैं, उनका अगर मैं तारुफ़ कराऊँ तो रस्मी तारुफ़ तो ये बनता है कि वो अफ़साना निगार हैं, अदब के नक्काद हैं, उसके साथ साथ मुदीर हैं एक रिसाले के, और ट्रांसलेशंस करते हैं, तर्जुमे करते हैं, मुतरजम हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा हवाला मेरी नज़र में ये है कि वो अदबी दुनिया के एक ऐसे बहादुर आदमी हैं जो बेगर्ज़ भी हैं, मुखलिस भी हैं, और कभी वो नामो नमूद और शोहरत के पीछे नहीं भागे और ज़िंदगी की कई दिहाइयाँ 30-40 बरस से वो अदब की खिदमत कर रहे हैं और बहुत खामोशी से कर रहे हैं, किसी अदबी सियासत में नहीं पड़े। लेकिन जो काम उन्होंने किया, बिलखुसूस उनका जो रिसाला है, उसने अदबी सियासत का जो खौफनाक या बदनुमा चेहरा है उसको ज़रूर अयां किया। सारे पहलुओं पर बात होगी। यूँ तो पाकिस्तान में भी रहे, दुनिया के कई ममालिक में रहे और आजकल कनाडा में रहते हैं। पाकिस्तान आए तो हमने ये मौका गनीमत जाना कि उनसे मुकालमा करें और वो बातें पूछें जिन पर अमूमन बात नहीं होती, और जो मसलहत पसंद लोग होते हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे पहलुओं पे बात नहीं करते। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जनाब नासिर बगदादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। तो नासिर साहब, ये बताइए कि आपको ये, चूँकि अदब की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन आपके इदारिये, आपकी किताबें, आपकी गुफ्तगू, आपके ख़यालात, सब में सच भरा हुआ है और उस सच में अदबी मुनाफ़कत का चेहरा बहुत वाज़े नज़र आता है। तो ये कैसे आपने सोचा कि मैं इस तरह से लिखूं और बोलूं? देखिए, सच बोलने की का शौक़ और आदत जो घर में हमें सिखाया गया था, तो वो तो हमेशा से रहा है, वो तो जाहिर है हमारे खून में दौड़ा है। लेकिन हम मौका देख रहे थे, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर 14 साल रहा हूँ। अच्छा। जब मैं आया तो फिर जाहिर है 14 साल के तात्तुल के बाद मैंने अदब दोबारा शुरू किया। किस वक्त आप गए मुल्क से बाहर? मैं मुल्क में 1970 में गया था एज ए स्टूडेंट, कनाडा। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। और पीएचडी में कर रहा था मैगिल यूनिवर्सिटी, दुनिया की बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है। लेकिन सब कुछ करने के बाद सिर्फ थीसिस रह गई थी, तो वो ज़ाती वजूद से और कुछ इख्तलाफ था हमारे एडवाइज़र से, तो वो मैंने तर्क कर दिया। अच्छा। और फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर उसके बाद नाइजीरिया गया, फिर वापस 14 साल के बाद 1984 में पाकिस्तान आ गया। अच्छा। और मैंने सोच रखा कि अब पाकिस्तान ही में रहना है, और अल्लाह का शुक्र है जॉब वगैरह भी ठीक मिली। ठीक। और मेरा अदब का कारोबार भी, अपना कारोबार ही कहूँगा मैं, शुरू हो गया। तो इसके बाद हमने जो देखा है, तो 14 साल में जो दुनिया बदल गई थी, जैसे किसी ने कहा है ना, 100 साल दौर चरख था सागर का एक दौर, निकले जो मैं कहते से तो दुनिया बदल गई। तो वो दुनिया बदल गई थी, और अफसाने जो लिखे जा रहे थे वो इबाहम और अहमाल और बिल्कुल अजीब तरीके से लिखे जा रहे थे। चलें, इस पर तो फिर हम बात करेंगे अभी। जी जी जी। तो अब इन दिनों आप कहाँ होते हैं और क्या मसरूफियात हैं? अब देखिए, इन दिनों तो मैं टोरंटो कनाडा में होता हूँ। ठीक। और 2015 में मैं चला गया था। मेरे बच्चे वहीं हैं। अच्छा। तो जाहिर है मैं अकेला तो रह नहीं सकता, मैं सही। वो भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। ठीक। तो हम मियाँ बीवी और हमारे 4 बच्चे मुल्क से बाहर ही हैं। ठीक। 2 की शादी हो गई है। ठीक। एक ने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, मुलाजिमत अच्छी मिल गई। बच्चों के नाम अगर बताएं तो? हाँ, बड़ी बेटी का नाम निदा है जी। दूसरी का नाम लुबना है जी। तीसरी का नाम सारा है, और बेटे का नाम नोमान है। अच्छा। तो अब सारे माशाल्लाह बाहर सेटल्ड? बाहर सेटल्ड, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जाहिर है हमने डुअल सिटीजनशिप है हमारी। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नासिर साहब, शुरू करते हैं गुफ्तगू जो अदबी, और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि गुफ्तगू में गर्मा गर्मी आए, गरम गरम चाय आप हम पिलाते हैं यहाँ, तो चाय में कैसी चीनी और पत्ती आप पसंद करते हैं? 1 चम्मच। ठीक है भाई, नॉर्मल चीनी, ज़्यादा तेज दूध ज़्यादा नहीं। हाँ, और हल्की कड़क हो, दूध कम हो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ये किताब देखें, मैं नाजरीन को भी दिखाना चाहूँगा, ज़रबे तनकीद। ये वो किताब है जिसको पढ़ के मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं जो है वो नासिर साहब से मिलूं, क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत सच्चा आदमी है जिसने बड़े दिल से लिखे। लेकिन इस किताब ने आपने बड़े बड़े कहना चाहिए ना, बुतों को गिराया है। अगर मैं 2-3 हवाले के तौर पर आपसे पॉइंट्स अगर आपको बताऊं, जैसे आपने इस किताब में ज़िक्र किया कि राइटर्स गिल्ड जो है, जो कि जमीलुद्दीन आली ने बनाया था,
कुदरतुल्लाह साहब के ताउन से। कुदरतुल्लाह साहब के ताउन से। ये एक फ्रॉड था अदबी दुनिया का बहुत बड़ा, अगर मुख्तसर करके बताऊं। बल्कि आमिर के हाथ मजबूत करने थे। आमिर के हाथ मजबूत किए, ये तो खैर अंदाजा था सबको, अदबी दुनिया को, लेकिन ये एक फ्रॉड था, इस पर बात कम होती रही। आपने बहुत तफसील से इस किताब में लिखा। फिर आपने ये लिखा कि बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को जो यहाँ बहुत परेशान किया गया उर्दू लुगत बोर्ड में, और वो जिस तरह उनके मसाइल रहे, फिर जोश मलिया आबादी को जिस तरह मुलाजमत से बर्खास्त कराया गया, और उसमें शानुल हक हकी और उसके साथ मुशफिक ख्वाजा, इनका पूरी मनसूबाबंदी, यानी आपने बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी। नहीं, मैंने जो बातें लिखी हैं वो गलत नहीं है, वो तो प्रूफ के साथ लिखी, दलाइल के साथ लिखी है, दलाइल के साथ। और जो लोग वहाँ काम करते हैं वो भी इसकी गवाही देंगे, बशर्ते कि वो कहेंगे कि हमारा नाम ना लेना अगर वो जिंदा हैं तो। तो ये बात तो ये तो रोज़े रोशन की तरह आया है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। लेकिन अब जाहिर है, आप कोई पूछे ना कि बाबा उर्दू ने हज़ारों मखतूता जमा किए थे, वो क्या हो गए? वो तो वहाँ से गायब हो गए। वो मुशफिक ख्वाजा के पास थे, अब वहाँ से वो मुंतकिल हो गए, मुशफिक ख्वाजा लाइब्रेरी के पास हो गई है। तो कोई पूछे ना उनसे कि ज़िंदगी पर उन्होंने काम तो किया नहीं। तो ये जी, तो आपने ये जो सब इदारिये लिखे, ये बेसिकली आपने रिसाला निकाला बादबान, जी, जिसका एक शुमारा ये मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और इसके 13 शुमारे निकले। तो 13 शुमारों में आपने जो इदारिये लिखे और जो मज़ामीन वगैरह लिखे, ये आपने उस पर ये किताब बनाई। तो ये पूरा तो मुमकिन नहीं है यहाँ, ये सिर्फ ये इदारियों पर है। जी, ये इदारियों पर है। तो पूरे इदारिये तो यहाँ डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। जैसे आपने अस्करी साहब और मंटो साहब का तज़किरा किया, तरक्की पसंदों के मामलात में जो खराबी थी, वो भी रोज़े रोशन की तरह आया था। तो ये सारा कुछ लिखते हुए आपको डर वर नहीं लगता था कि भाई नुकसान हो जाएगा? नुकसान तो हुआ है हमारा। अच्छा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि जहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट था जिस बैंक में जी, वहाँ 8 साल तक उन्होंने मुझे जो है घास नहीं डाली। हालांकि जिन लोगों को मैंने सिखाया था, जो मुझसे जूनियर थे, वो मेरे बराबर हो, और मुझसे उन्होंने सुपरसीड कर दिया। अच्छा। और जिन रिसालों को जिन अदारों ने हमें इश्तिहार दिए थे, वो इश्तिहार सारे बंद हो गए। तो मैं सिंगल हैंडेडली जो है अपने पैसों से निकाल रहा था। अच्छा। और एक बात यहाँ पे मैं वाज़ेह कर दूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं कहा कि मेरी किताब ख़रीद के पढ़ो। अच्छा। नहीं, आजकल तो अदबी रिसाला आता है तो कहते हैं ख़रीद के पढ़ें। वो ज़माना बदल गया, पता नहीं वो जो करते हैं वो जाने। यानी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद बाज़ार में जो जिसका कोई छपा नहीं है रिसाला, कोई चीज़ बाद में, तो वो तो ख़रीदेगा हम। लेकिन जिनका एक भी गज़ल अगर शाये हुई हो, तो वो मैं उसको भेजता था। मुझे अभी भी याद है, एक साहब ने ऑस्ट्रेलिया से गज़ल भेजी थी, वो मुझे पसंद आई थी, तो वो मैंने उनको भेजी। यूरोप में भी जाते थे, और ये सब आप अपनी जेब से सब जाते। क्यों? मतलब नहीं, देखिए, एक बात तो इकोनॉमिक्स में ये भी है ना कि आप मार्केटिंग इसी तरह हो सकती है, वरना रिसाला निकालने का मतलब क्या है? सही। और हिंदुस्तान में 150 से ज़्यादा शुमारे जाया करते थे। अच्छा। और उस वक्त एक शुमारे में आप बाई सरफेस मेल रजिस्टर्ड 28 रुपये होता था। ओहो। लेकिन अब तो खैर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नहीं, उस वक्त के 28 रुपये भी बहुत, उस वक्त के 28 बहुत थे। तो हर वहाँ का जो बड़ा है, खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, रामपुर है, ये हर जगह यहाँ जाया करता था रिसाला। और वो तकाजा करते थे कि भाई जल्दी भेजें। हमने कहा जल्दी क्या, अकेला आदमी हूँ, साल में एक दिन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सही। क्योंकि 500-600 सफ़े हो जाते थे। सही बात। और आप देख लें इनकी कि जिन लोगों ने जो लिखा है वो ऐसे हैं कि उर्दू अदब के स्टालवर्ड्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ये शुमारे देखे हैं, और उसमें कोई ऐसा आदमी अदब का बड़ा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे हिंदुस्तान का, उन सबको आपने शाया किया। और शाये किया, और हमारी ये शर्त होती थी कि पहले हमारे रिसाले में छपेगा, फिर आप दूसरों को भेजेंगे। ठीक है। गैर मतबूआ। ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, इस ज़िम्मे बड़े बड़े लोगों ने, चाहे वो गोपी चंद नारंग हो, चाहे मरहूम जमील जालेबी साहब हों, असलूब अहमद अंसारी हों, और यू नेम इट। अच्छा, मैंने आपकी किताबों पर भी देखा, जमील जालवी साहब की राय है और कुछ लोगों की, लेकिन आपका जो अदबी जो सख्ती आपने बरती, उसका नुकसान मुआशियात और मुलाजमत में भी हुआ, अदबी दुनिया में भी हुआ।
तो आपके इदारिये पढ़कर ये एक बात वाज़ेह हो जाती है कि ये जो आज अहद हाजिर में इस वक्त 2021 में हमें लगता है ना कि ये अदबी माफिया है, या पिछले सालों में ये अदबी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं और माफिया बहुत इसमें छाई रहती है, तो अब ये पढ़ के लगा कि ये तो काम पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद शुरू हो गया था। अरे भाई ये तो बहुत पहले था। अदबी माफिया परस्ती पुरानी बात। आप देखें ना, जब इश्तराक हुआ है मंटो का और अस्करी का जी, तो लोग मैदान में आ गए उनके खिलाफ। तो ये क्या था, ये भी वही था, पार्टीबाजी थी। सही। मुझे तो इस सिलसिले में बड़ी मतलब ये कि मोहब्बत से भी समझाया गया। अच्छा। हाँ, बड़ा गौर से समझाया गया और बाकायदा मुझे लालच भी दिया गया। अच्छा। कि ये कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, दे देंगे फला। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है यार, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट बैठ के बैठा हूँ। अच्छा, तो मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे बहुत हैरत हो रही है और दुख हो रहा है कि आपके ये इदारिये पढ़कर और आपकी ये चीज़ें पढ़कर अंदाज़ा हो रहा है कि बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर अदबी माफिया को फ़रोग़ दिया गया, और इस मुल्क में जो आज अदब ज़वाल पजीरी की तरफ आ गया और मिलावट शुदा हो गया, जाली लोग इसमें आ गए, दर आए, ये सब बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। मुनज़्ज़म तरीके से तो हमेशा ही होता रहा ना, क्योंकि अदब जो था वो जागीरदारों का जागीर थी। तो जागीरदार किस तरह से हम बर्दाश्त कर सकता है कि कोई मजरा जो है उसका वो उसके कामों में दखल दे। हाँ, तो अब मुझे धमकियां तक दी गई, आप यकीन नहीं, लेकिन इसी माशरे में मंटो साहब जैसे लोगों ने भी तो लिखा ना अपनी मर्जी से। नहीं, तो मंटो साहब ने जो लिखा है उनका मैदान और था। उनका मैदान और था। मैंने तो उन लोगों पे अटैक किया था ना जी, कि जो डायरेक्ट सोर्स थे। डायरेक्ट सोर्स थे। सही। तो यही वजह थी। लेकिन खैर, लेकिन कोई ऐसा झगड़ा जो आपको लगा हो कि ये ज़रा ज़्यादा हो गया है, कोई ऐसी झगड़ा, कोई याद? नहीं ज़्यादा, इसलिए जमीलुद्दीन आली से सुना आपको बहुत मोहब्बत थी। नहीं, मोहब्बत नहीं थी। देखिए, मैं जमीलुद्दीन आली की 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई थी मेरी, बहुत अच्छी तरीके से उनके घर पे उन्होंने दावत दी थी। लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते थे कि मैं ये इस धंधे में। मुझे हर एक ने कहा कि ये अदब नहीं है। मैंने कहा यही अदब है। यही अदब है। अदब की सियासत को बताना भी तो अदब ही का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। क्या पता कि शेक्सपियर के ज़माने में उससे बेहतर कोई था, लेकिन शेक्सपियर के लोगों ने उसको दबा दिया। क्या बात है, ये बड़ा अहम पहलू है। मजीद इस पर बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जब तक हमारी चाय तैयार हो जाएगी। गुफ्तगू हो रही है नासिर बगदादी साहब से, और मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब के अंदर बगावत की एक मजबूत रिवायत के आदमी हैं ये, और मैंने भी अदबी रवैयों पर बहुत लिखा और बोला, और जब मैंने इनकी चीज़ें पढ़ी तो मुझे लगा कि ये मेरा ही अक्स है, मेरी ही झलक है। अच्छा, आप बात कर रहे थे अदबी रवैयों की और मुनाफिकाना रवैयों की। बहुत सारे अदीब शायर कहते हैं कि ऐसा नहीं है और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जैसे हमने नसीर तुराबी साहब को बुलाया अपने प्रोग्राम में, तो अब उन्होंने जो गुफ्तगू की, क्या वो गलत थी? नहीं, आप भी उस अहद में मौजूद रहे। तुराबी मरूम ने सच कहा था। अब ये और बात है कि जिसको वो चोट लगी है वो उसको बुरा लगा, क्योंकि वो सच वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सही, यही है मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलें, ये गुफ्तगू तो होती रहेगी। चाय हमारी तैयार है, आपको चाय पिलाते हैं। अच्छा, ये आपकी ताज़ा तरीन किताब? जी हाँ, ये अभी आई है जी। ये देखिए, मैं 2 किस्म से मज़ामीन लिखता हूँ, अफसानों के मासिवा। जी। एक तो ये फिक्शन पे भी लिखता हूँ मैं। ठीक। फिक्शन की किताब इंशाल्लाह इस साल के आखिर में आएगी। अच्छा। तो एक जो है अफसानों के जो होते हैं, आपको तो पता है, वो 100 से ज़्यादा अफसाने छप चुके हैं मेरे। ठीक। और इसके बाद जब मैं 14 साल रहा वहाँ मुल्क के बाहर, जी, तो चूँकि मैं अकेला था तो लाइब्रेरी में रात के 12 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, तो आई यूज्ड टू बी द ओनली पर्सन इन द लाइब्रेरी जो सुनता था आवाज़ के 5 मिनट पहले कि आप वक्त हो गया है फलाना, तो मैं निकलता था। तो पढ़ने के अलावा तो और कोई था तो उसमें फिलासफी वगैरह सब पढ़ ली, वेस्टर्न अदब को चाट लिया। तो उसके उस पर जो मैंने जो नोट्स वगैरह लिए थे वो मैंने लिखना शुरू किया। क्या बात है। और अभी तक उस पर भी कोई तकरीबन 50 मज़ामीन लिख चुका हूँ। अच्छा, तो यानी अभी मजीद आपकी किताबें आएंगी मुस्तकबिल करीब? नहीं, अभी एक तो ताज़ा तो ये आ गई नहीं, अब ये 18-19 मज़ामीन, ये इसमें 14 मज़ामीन है। अच्छा। 18-19 मज़ामीन का एक और मजमुआ आ रहा है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला इसी साल आ जाएगा। और एक अफसानवी मजमुआ भी आ रहा है, ठीक, चौथा।
ठीक। तो वो उसके बाद इसके बाद एक और भी आएगा वेस्टर्न अंदाज से, बिल्कुल ठीक। और फिर तराजम का भी आएगा इंशाल्लाह ताला। किस तरह के तराजुम आप? तराजम देखिए बहुत से हैं। एक तो ये कि मोहम्मद हसन अस्करी ने मोहम्मद आरखून जो एक नौ मुस्लिम थे, जी। वो सख्त किस्म के सख्तगीर मुसलमान और सच्चे मुसलमान हो गए थे। उन्होंने इस्लाम के मुतालिक बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बातें की, और जिनकी बातों की वजह से यूरोप में इस्लाम का एक सुनामी आ गया, अच्छा बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वो अस्करी साहब बड़े फ्लुएंट थे ना फ्रेंच में, जी जी। तो उन्होंने फ्रेंच में ख़त लिखा उसको, अच्छा। उसका जवाब भी आया, और वो फ्रेंच से उनके किसी साथी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अच्छा। तो ये बात है 1992 या 93 की, कि कमर जमील रिसाला निकालते थे, आपको याद होगा, दरियाफ्त। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार नासिर साहब, आप इसको, आप तो उनके शागिर्द हैं, आप इसका तर्जुमा कर लें। अच्छा। अच्छा भाई, मैंने कर दिया, और वो मकबूल भी हुआ। अब पता चला कि वो तर्जुमा पहले मुजफ्फर अली सैयद ने भी किया था। अच्छा। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मेरा तर्जुमा उनसे ज़्यादा बेहतर पजीराई हुई इसकी। हाँ। तो मैंने कहा, लोगों ने कहा ये तो तर्जुमा पहले हो चुका है। अच्छा। भाई तर्जुमा 10 दफ़ा भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। किसी की का कि एक ही चीज़ के कई तराजुम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो वो इस तरह, एक तो वो तर्जुमे, और कुछ मज़ामीन जैसे एडवर्ड सईद, आहा। उसके मैंने तर्जुमे किए। वाह। और उसके बाद कोई 10-12 जो है क्लासिक राइटर्स जो हैं, जो तुर्गनीफ है रशियन, और मार्कीज़ है लातिन अमेरिका का नोबेल प्राइज़ है, इस किस्म के उनके अफसानों के तर्जुमे किए। गंतर ग्रास। बिल्कुल, गंतर ग्रास है, उसके दो किताबों के मैंने वो किए। तो वो ये चीज़ें जो है, तो वो ये तराजुम सारे अब आएंगे। हाँ शायद। बिल्कुल, ये शायद हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इससे मैं समझता हूँ कि तराजुम पढ़ने से भी उर्दू अदब की सरवतबंदी में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक। मेरा अपना ख्याल है, और ज़ाहिर है, देखें हाल ही ने भी अपने ज़माने में बिल्कुल शुरू कर दिया था। बिल्कुल। तो ये है, तो बस, और कुछ ये भी इरादा है कि बादबान की इशाअत के दौरान जी। जो खतूत मुझे मौसूल हुए बड़े बड़े राइटर्स के, जी। उनके भी खतूत मसलन कुछ नाम बताइए। वो भी चंद नारंग है, इंतज़ार हुसैन है, उनके शमसुर रहमान फारूकी का आपने बताया। नहीं, शमसुर रहमान फारूकी का मुझे कोई ख़त नहीं मौसूल अच्छा। हुआ, लेकिन उनका ईमेल मौसूल हुआ था। ओके। वो है, और बाकी जितने असलूब अहमद अंसारी है, गोपी चंद नारंग है, ज्ञानचंद है, ये रामलाल है, ये बड़े बड़े राइटर हैं, जमील जालेबी के बहुत हैं। सही। हाँ, अमीर नसीब है। ठीक। तो ये बड़े अच्छे राइटर्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने बेलाग तर्जुमे वो तबसरे किए। ठीक। तो वो भी उनको। अच्छा, आप हसन अस्करी साहब के शागिर्द हैं, और देखने वालों को बताता चलूं कि हसन अस्करी क़याम पाकिस्तान के बाद एक बड़ा नाम नक्काद के तौर पर, और मुतरजम के तौर पर, और एक अदीब के तौर पर भी, तो आप उनके शागिर्द भी थे, उनसे आपकी सोहबतें और रफ़ाकतें रही। फैज़ हासिल किया। फैज़ हासिल। लेकिन वो, मैं आपकी एक बात, लेकिन आप उनके खिलाफ भी चले गए एक जगह, जब उन्होंने नारा लगाया 53 में कि उर्दू अदब की मौत हो गई, तो आपने उन कुछ लिख नहीं, दिया। वो मैंने उनके खिलाफ नहीं लगाया, बस दरअसल बात ये थी कि उन्होंने जिस तनाजुर में ये बात कही थी ना, जी जी, वो तनाजुर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। क्योंकि अस्करी साहब वो वाहिद उर्दू के अदीब थे जी। आज जो पाकिस्तान की आज़ादी से पहले पाकिस्तानी अदब की बात कर रहे थे। अब आप देखिए, अच्छा। हाँ, कि पाकिस्तान अदब में ये होगा, और हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ख्वाब देख रहे थे। हाँ, ख्वाब देख रहे थे। और पाकिस्तान बनने के बाद जो अफरा तफरी शुरू में हो गई, जी। तो वो बददिल हो गए, वो नहीं चाहते थे। वो कहते थे पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तान वैसा ही हो जैसे उन्होंने ख्वाब देखा। दुरुस्त, बिल्कुल। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा यह अदब सब बेकार है, ये अच्छा। ये मामला सही। था। और आप की उनसे मुलाकातें रहीं, और उन्होंने आपको मौका भी दिया, आपने पढ़ाया भी उनके साथ। मैंने, तदरीस। असल बात है, मैंने पढ़ाया भी उन्हीं की वजह से कि उन्हीं की सिफारिश पे मुझे दाखिला मिल, मुझे पढ़ाने के लिए लेक्चरशिप मिली थी। सही। और जो मालिक थे उनके एम.ए. कुरैशी साहब मरहूम, वो शायद अपने वालिद बुजुर्गवार की बात ना मानते, लेकिन अस्करी साहब की कोई बात रद्द नहीं कर सकते थे। तो ये मुझे 2 साल वहाँ पे फैज़ हासिल हुआ। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब तस्वुर करता हूँ कि मेरी बड़ी बहन भी उनकी शागिर्दा थी,
अच्छा। छोटी बहन इंग्लिश लिटरेचर में की, वो भी शागिर्दा थी। वाह। और जब आखिर में 69 से वो उनकी 2 शागिर्द थी, वो क्रिश्चियन थी। अच्छा। एमा वो हाउस, एक तो एमा जो थी वो एयर हॉस्टेस थी किसी, और वो की जो छोटी बहन थी वो पढ़ रही थी BA ऑनर्स में। ओके। तो ये इनको तीनों को, मेरी वाइफ, मेरी जो बहन है वो भी कर रही थी, तो इन तीनों को पढ़ाने के लिए हफ्ते में 2 दिन वो मेरे घर आते थे। अच्छा, वाह, क्या बात। और मैं कितना कहता हो कुछ नहीं, और करे पढ़े अपने पढ़ाते थे, फिर उसके बाद चाय चलती रहती थी, सिगरेट आहा। चलती रहती थी, वाह। फिर उसके बाद नमाज आए, नमाज का अज़ान आई और फ़ौरन गए, वाह। और फिर आए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मगरिब की अज़ान हुई, फिर गए और फिर आके क्या पढ़ाते। बात। क्या अच्छी यादें। और- आप अपनी याददाश्तें क्यों नहीं कलम बंद करते? बस क्या करें यार, कुछ लोगों को बुरा नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं, हकाइक तो रिकॉर्ड पे होने चाहिए वैसे। नहीं होने चाहिए, लेकिन अब ज़िंदगी के हम जिस मंजिल पे पहुंच चुके हैं, अब इसमें मौका भी देता है वक्त या नहीं, ये तो अच्छा, तरक्की पसंदी को किस तरह देखते हैं आप अदब में? देखिए, तरक्की पसंदी जो है ना, एक बाकायदा मुनज़बत स्कीम के तहत वजूद में आया था। लेकिन वो तो दाएं बाजू वालों ने भी तो यही किया। नसीम एजाजी का लिटरेचर देखें आप, मिसाल। नहीं, वो तो नसीम एजाजी से ये पहले हुआ ना, ये तो पहले से जी, यानी दोनों साइडों पे हुआ और ना, ये- बाएं और दाएं में। और ये जो था वो सिर्फ उन्होंने इस्तेहसाल था इसका मौजू, अच्छा, और इस्तेहसाल भी क्या था, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक ऊपर वाला सरमायादार और मजदूर जी। किस्म। तो ये कोई इतनी, मेरा ख्याल है मुनासिब बात है ये, अगर वो नहीं, ये मुनासिब बात है, लेकिन देखिए अमली ज़िंदगी में आप देखें तो इस्तेसाल हमेशा इस तरह नहीं होता। सरमायादार भी सरमायादार का इस्तेसाल करता है, सही, जो हो रहा है आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मजदूर भी मजदूर का करता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। करती है। और ये मजदूर, ये जो है, ये एक तरफा नहीं होता, ये तो शश-जहत है, इसके तो कई जहते हैं। तो इसी पे मुझे एतराज़ था भाई। अच्छा। हाँ, तो इस पे मैंने कुछ अफसाने भी लिखे थे, मुझे गालियाँ भी पड़ी थी। सही। तो कि जी ये किस तरह एक गरीब फ़कीरा जो होता है, वो किस तरह एक नेक आदमी जो पैसा दे के जाता है तो उसको बेवकूफ़ समझता है वो। सही। तो ये उस लिहाज से, तो ये लिहाज से, इस लिहाज से कि ये काम नहीं चला, और ये मतलब इसका काम, ये आपके ये जो हमारे तरक्की पसंदी का, और तरक्की पसंदी जो है खुद एक, लेकिन आप देखिए इस मुल्क में तरक्की पसंदी तो फिर भी ख़त्म हो गई ना। जो दाएं बाजू के लोग थे या जो मजहबी रुझान रखते थे, आगे तो वही आए हैं। आज जो लिटरेचर अदब हो रहा है या जो लेजेंड समझे जाते हैं, अक्सरियत लोगों की वो दाएं बाजू के लोगों की है। हाँ, दाएं बाजू तो लेकिन देखिए, उससे फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, दाएं बाजू ने तो हमेशा रूल किया ना, और इन्होंने हमेशा से अमेरिका की मेहरबानी से जी। उन्होंने, हाँ, असल बात ये थी जो आप कर रहे असल हैं। बात है, देखे ना, उन्होंने मुसलमानों कंट्रीज को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जी। कि जी ये काफिर हैं, फलाना है, ढिमकाना है, आप इनसे सफारती ताल्लुकात ना करें। सही, पहले तो ये होता था। बिल्कुल 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 ठीक बात। तो वो लोग क्लोज थे। सही, सोवियत यूनियन। वही असल में वो दो आलमी ताकतों की लड़ाई, और उसमें ये सारे सिलसिले। लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान तो होता है, हमारा देखिए, नुकसान। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे टैगोर ने कहा था कि भाई दुनिया हमें धोखा नहीं देती, वी मिसरीड द वर्ल्ड आहा, एंड थिंक इट डिसीव्स अस। क्या बात है, वाह, क्या बात है। नासिर साहब चाय पीजिए, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। जी, गुफ्तगू हो रही है नासिर बगदादी साहब से, और बात हो रही है दाएं और बाएं बाजू की सियासत की, दोनों तरफ के अदब की, और उससे पहुंचने वाले नुकसानात की, जो हमारी तहज़ीब को, हमारे माशरे को, हमारे अदब को जो नुकसानात हुए। लेकिन मुझे बेहद खुशी है, नासिर बगदादी साहब जो हैं, इनका रुझान तो दाएं बाजू वाला है, लेकिन आप बड़ी ईमानदारी से आपने तजिया किया, मैंने चीज़ें आपकी पढ़ी हैं।
जहाँ तरक्की बाजू से नहीं है, नहीं, आपका रुझान तो उधर है। मखसूस से नहीं किया मैंने। मैं ये कि मैं तो हकीकत पसंद हूँ। नहीं, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैंने ये देखा है कि आपको जहाँ जो चीज़ गलत लगी आपने टोका, बिल्कुल, चाहे दायां हो चाहे बायां हो। ये बात सही तो है। इस लिहाज से दोनों जानिब के लोग परेशान है मुझसे। दोनों जानिब के, जैसे मंटो साहब परेशान थे दोनों जानिब से और जैसे कभी कभी मैं भी इस सिचुएशन का शिकार होता हूँ। हक को हक बोलना क्या बुरा है? सही बात है। चूंकि मेरा रुझान तो अगर मुझसे पूछा जाए तो वो बाएं बाजू का है, लेकिन बाएं बाजू के दोस्त नाराज होते हैं कि यार तुम हम पे भी तनकीद कर। हम जो देखेंगे वही कहेंगे ना। सही बात, सही बात, बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी 3 अफसानवी मजमूए मेरे हाथ में हैं। इसमें पहला आपका आया बेशनाख्त, ये 1990 में आया। 1990 में। फिर उसके बाद दूसरा ये आया मसलूब, ये 2004 में। 2004 में। फिर ये तीसरा मजमूआ आया ख्वाब चेहरा 2013 में। और अब ये इस साल इंशाल्लाह आएगा चौथा मजमूआ। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो कहानियां हैं मैंने पढ़ी हैं, सारी नहीं पढ़ी लेकिन ज़्यादातर मैंने इसमें पढ़ी हैं। तो आपकी कहानियां जो हैं उसमें एक बड़ी तन्हाई सी है, मैंने महसूस की है। एक अकेलापन सा है, आपके किरदार चल रहे हैं फिर रहे हैं, मंजर निगारी आपने उसमें बहुत अच्छी की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तन्हाई कहीं आपकी ज़ात की तन्हाई भी है जो इन कहानियों में दर आई है। क्या कहते हैं? देखिए खुर्रम साहब, तन्हाई तो हर इंसान का एक मसला है। सही। चाहे वो भीड़ की तन्हाई हो, चाहे अपने अंदर की तन्हाई। हाय हाय, क्या बात है। ये दोनों तन्हाइयाँ बड़ी मुनफरिद हैं लेकिन खतरनाक तन्हाई। बचपन ही से मुझे तन्हा रहने की आदत थी। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे। और ज़्यादातर ये होता था कि मैं अपने कमरा में, मुझे कमरा बचपन ही से मिल गया था। अच्छा, वाह। तो वो एक ऊपर एक कमरा था, वो मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि तुम पढ़ते हो ना, यहीं बैठ के पढ़ो। अच्छा। तो उसी में उस ज़माने में रेडियो होते थे, टीवी नहीं होता था, ठीक। तो रेडियो चलता था और मैं पढ़ता था। ठीक। और बाहर जाने के लिए जो चंद मेरे जो दोस्त रहे हमेशा चुनिंदा रहे। अच्छा। और वो जो आते थे तो थे, उनके साथ कभी चला गया। अच्छा। महफिलों में नहीं गया। मेरा पहला जो अदबी दोस्त रहा है वो मरहूम मोहम्मद उमर मेमन था। अरे वाह, बहुत बड़े अदीब मुतरजम। हाँ, उनके वालिद बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े जो थे मज़हब के, जो है अरबी के प्रोफेसर थे जी, अब्दुल अजीज़ मेमन। और सिर्फ उसके घर में जाने की मुझे इजाज़त थी। अच्छा। उमर ने कहा था कि जब अंदर आना आप बात नहीं कहना कि तुम अफसाने लिखते हो। अच्छा। तो नदे ये बहरहाल वो था। तो वो कभी कभी मुझे ले जाया करता था। वो फ़िक्र नौ ज़माने में निकलता था, जो नसीम दुर्रानी है या आज़िर वगैरह थे, ये लोग थे। तो लेकिन उसके बाद सिवा मैं बहुत कम गया। मैं शायद 2 या 3 दफ़ा अच्छा। मैंने कोई मजमून या अफसाना पढ़ा है सामने लोगों नहीं गया। तो वो था। उसके बाद ये कि अफसाने लिखता था, कभी तस्वीर नहीं छपी थी। तो 56 में लिखना शुरू किया मैंने और 1990 में छपाई है। ओए होए, इतना लंबा अरसा। उस वक्त तक मेरे 80 से ज़्यादा अफसाने छप चुके थे। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान में। और इंडिया में तो आपकी बड़ी शोहरत थी, लोग आपको जानते थे। नहीं, इंडिया में मैं ज़्यादा छपा हूँ, सबसे पहले इंडिया ही छपा था। तो बहुत से लोग यहाँ समझते थे कि मैं इंडिया का हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि ज़माने में पते होते तो आते नहीं थे ना। सही। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन ये है कि ये खामोशी की से मतलब है कि तो आप अपनी इस पूरी ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है अदबी, इससे आप मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं समझता हूँ कि या तो किसी वजह से लोगों ने मेरी सारी चीज़ें पढ़ने नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हमने, मेरा रिसाला था, क्योंकि इस रिसाले में क्या कहते हैं 10-10 ये जितने भी ये जो बुक स्टोर हैं 10 से ज़्यादा नहीं लेते थे। ठीक है। तो पता चला कि वो 10 दिन में जो है वो बिक गया। बिक नहीं, वो वहाँ से उठा लिए जाते थे। अच्छा, माफिया उठा लेती थी? उठा ले जो भी उठाते थे। तो हमने कहा, लेकिन मेरे साथ एक भी बात अच्छी थी कि मैं हर बड़े अदीब को डायरेक्ट भेजता था डायरेक्टली। और हर जिसका शुमार में जिसका जो मजमून या होता था उसको भी वो भेजता था। और इंडिया में 150 से ज़्यादा भेजता था। उफ। तो आपको पता है वहाँ एक रिसाला जो है 5-6 आदमी पढ़ लेते हैं। सही। उनमें ये इत्तेफाक होता है। बिल्कुल ठीक।
तो ये था जो जो पढ़ा उन्होंने, बस उसी को पढ़ा है। तो नासिर साहब देखें, आपसे गुफ्तगू तो मैं जितनी करूँ ना कम है, ख़ास तौर पे ऐसी गुफ्तगू जो अदबी तनाज़ात हैं उन पर आपने बेतहाशा कलम उठाया और बहुत बेबाकी से आपने लिखा, जुर्रत से लिखा। नहीं तो उसी के लिए तो मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना था, रिसाले का। हाँ, वरना मैं कौन छापता मुझे। सही। अब ये और बात है कि मेरे ये लिखने से दूसरे रिसाले वाले भी थोड़ा तल्ख व तुर्क सही छाप रहे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन आपने ज़ाहिर बात है इसकी कीमत अदा अब की। कीमत अदा की, अब ठीक है। ये तो देखिए ना, जो आप काम करते हैं आपके जहन में पहले ही होता है कि कुछ तो कुछ पे करना पड़ेगा। सही, लेकिन आपको कारीन से भी अरे शिकवा? कारीन तो जो भी है अल्लाह का शुक्र है, दे लव मी। अभी भी खुतूत आते हैं, ईमेल पे आते हैं, पता ठीक नहीं है। क्या क्या आता है। सही। अच्छा, ये अब बताइए कि अब आप कनाडा में रहते हैं और पाकिस्तान से आप अब जा चुके हैं, वैसे आप आते हैं तो इतनी आपने एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, अदबी मंजरनामे पर आप मुतहर्रिक रहे कई दिहाइयाँ, और अब आप कनाडा में, मैंने बहुत सारे अदीबों को, आपने उमर मेमन का नाम लिया, वो भी एक अरसे तक अमेरिका में रहे, वहीं उनका इंतकाल वही हुआ। इंतकाल हुआ। तो क्या ये अब जैसा भी है ये माशरा और ये मुल्क, लेकिन बहरहाल ये याद तो आता है ना। हाँ हाँ, याद क्या कह रहे हैं, ये खून में बसा हुआ है ना। तो ये याद को कैसे मैनेज करते होंगे आप उस तन्हाई में, या जो लोग यहाँ से जाते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं टेलीफोन से बात करता हूँ अच्छा। और रिसाले में छपता हूँ। यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा छपता हूँ। रिसाले मेरे पास आते हैं, पैसे देता हूँ उनको बाकायदा, इसलिए कि आपको पता है कि ये जो पोस्टल एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। सही। बहुत ज़्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि उन बेचारों पे वो ये बोझ डालूंगा। तो नासिर साहब, अब आखिरी सवाल है हमारा। गुफ्तगू, दिल तो बहुत चाह रहा था कि बहुत गुफ्तगू आपसे की जाती, लेकिन वक्त ज़रा उसकी कमी है। ये बताइए कि अब जो नए लिखने वाले हैं, और एक हम डिजिटल एज के अंदर ज़िंदा हैं जहाँ सोशल मीडिया का दौर दौरा है और बड़े ज़राए आगे हैं अपने जज्बात के इजहार के लिए, इसमें एक आदमी, एक लिखने वाला, एक सोचने वाला जो नई नस्ल है, क्या उसको गाइड करेंगे? वो क्या करे कि उसकी अदबी बुनियाद मजबूत हो, वो लिखे जिस अंदाज में भी? देखिए, मुझे एक बात थोड़ी सी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो तनासानी का शिकार हो गई है। अच्छा। अभी वो ऐसी चीज़ लिख रही है, मिसाल के तौर पे अफसानचे। वो अफसानचे क्या है, वो एक किस्म से लतीफ़ा गोई है, या फिर ये कहते हैं टाइम नहीं है लोगों के पास लंबी चीज़ें पढ़ने का। हाँ, टाइम नहीं है ज़ख़ीम नावलें पढ़ने का, अफसाने पढ़ने का तो टाइम बहुत है। लेकिन नासिर साहब, मैं खुद इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। अब वेब सीरीज़ बनती हैं, उनके सीजन्स होते हैं और घंटों देखनी पड़ती हैं वो बैठ के। अगर नई नस्ल वो देख सकती है तो वो 1000 सफ़े का नॉवेल भी नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल सही है, हालांकि उसके देखने का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, बता नहीं करो, नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें जो है उनमें वही होता है कि एक मर्द दो औरतें नहीं, वैसे अब काफ़ी अच्छा काम भी हो रहा है। अच्छा भी हो रहा है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये जो खासकर मैं अदब की बात करूँ, क्योंकि मैं तो अदब का आदमी हूँ, मैं ड्रामे का नहीं हूँ, तो अदब भी में जो उनको चाहिए कि पहले अपने क्लासिक राइटर्स को पढ़ें, बुनियाद बने, ना सिर्फ हमारे बल्कि बाहर के। बिल्कुल ठीक, बहुत बुनियादी बात। इसके बगैर नहीं, और अपना वोकेबलरी जो है, ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाएं। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको हंसी भी आएगी कि अभी जो मैंने बंटवारा किया, मेरे पास 50 से ज़्यादा डिक्शनरीज थे। उफ। कौन सी? उर्दू इंटू इंग्लिश, इंग्लिश इंटू उर्दू, अरबी इंटू इंग्लिश, फारसी भी है, ये फारसी, अरबी और इंग्लिश, दो मतलब तीन जबान की, और हिंदी का, जर्मन का, स्पेनिश का। तो उस ज़माने में तो देखे ना, ये तो नहीं थे ना, गूगल नहीं था। नहीं, गूगल नहीं था, तो हम उसी से निकाला करते थे। बिल्कुल ठीक। तो ये तनासानी ना करें, और जब आप बड़ों को पढ़ेंगे ना, आप देख लीजिए फिर आपके पास कैसे कैसे ज़बरदस्त प्लॉट आएंगे। क्या बात, वाह। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी खुशनसीबी आप हमारे चाय खाने में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, देखिए, नासिर बगदादी साहब जैसी शख्सियात भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे अदब में, हमारे माशरे में हैं। पूरी तरह कोई भी माशरा ना ख़राब होता है ना अच्छा होता है, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। अच्छाई का, मस्बत चेहरे का और ईमानदारी का एक शानदार और रोशन चेहरा और मिसाल मेरी नज़र में नासिर बगदादी साहब हैं। कभी टीवी पर नहीं आए, कभी शोहरत के पीछे नहीं गए, लेकिन कई दिहाइयों तक ये काम करते रहे। ये आइडियल हैं, ये मिसाल हैं। इन बुज़ुर्गों का
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना काम किया, आपकी खिदमात हैं। इन्हें याद कीजिए, इनकी चीज़ें पढ़िए और जैसा इन्होंने तजावीज़ दी हैं उन पर अमल कीजिए, ताकि हम सही मानों में अपने माशरे की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में और गुफ्तगू करेंगे इसी तरह की किसी मेहमान शख्सियत से। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।